नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 70वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय जो कि संवैधानिक निकायों की हम चर्चा कर रहे थे, उसके क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। संवैधानिक निकाय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो ही गई होगी कि संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं। संवैधानिक निकाय वह होते हैं जो कि हमारे संविधान में पहले से ही वर्णित है। संविधान में पहले से वर्णित होने का तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी संविधान की बुक लिखी गई थी, यह आपके सामने संविधान की बुक है, तो इसमें पहले से ही संविधान के बारे में कुछ जानकारियाँ लिख दी गई थी, जो कि हम देख सकते हैं। जब हमारी संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, संविधान बनाया जा रहा था, तो उसी समय इन निकायों को ऐड कर दिया गया था। और गैर संवैधानिक निकाय वह होते हैं जो कि संविधान बनने के बाद इसमें ऐड किए गए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझते हैं भारत की फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी वित्त आयोग के बारे में, जो कि वित्त संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। संवैधानिक निकाय के बारे में जो प्रावधान है, वित्त आयोग इसे बोला जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो कि आपको पता हो गया होगा। इसके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है वह आपको याद होनी चाहिए कि आर्टिकल 280 में दिए गए हैं। सीधे तौर पर आपकी जो स्टेट की परीक्षाएं होती है या केंद्र की परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी कोटेशन के माध्यम से आर्टिकल के बारे में जानकारी पूछ ली जाती है कि वित्त आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि 280 आर्टिकल के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। यह वित्त कार्यों के अलावा न्यायिक कार्य भी करता है, यानी यह केवल इतना ही कार्य नहीं करता। जिस प्रकार हमने उसके बारे में यूपीएससी के बारे में पढ़ा था कि यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने का कार्य करती है, साथ ही क्या कार्य करती है कि जो सलाहकार की तरह कार्य करती है, यानी गवर्नमेंट को सलाह देने का कार्य करती है, जहां पर अच्छे शिक्षित पुरुष बैठा करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो बॉडी है, जो कि हमारा फाइनेंस कमीशन है, यह वित्तीय संबंधी कार्यों को तो करता ही है, साथ ही यह क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, यानी यह आमतौर पर न्यायिक व्यवस्था को संभालने का भी कार्य करता है। यानी आमतौर पर जो न्यायिक कार्य होते हैं वह भी इसके द्वारा किए जाते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी हम देख सकते हैं जो फाइनेंस कमीशन नियुक्त किया जाता है, जो इसके चेयरमैन व अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। सीधे तौर पर आमतौर पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो नियुक्ति होती है प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, लेकिन यदि राष्ट्रपति जी चाहें या महसूस करें कि इसकी आवश्यकता बीच में ही पड़ती है, तो हम देख सकते हैं वह इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि अपने जो फाइनेंस कमीशन का इतिहास रहा है, लगभग 15 फाइनेंस कमीशन हमारे आ चुके हैं। तो इसमें जो नियुक्तियां की गई हैं, इसमें प्रावधान तो 5 वर्ष का है, लेकिन कोई फाइनेंस कमीशन 3 वर्ष में गठित किया गया, कोई 2 वर्ष में गठित किया गया, कोई 4 वर्ष में भी गठित किया गया। तो इसके बारे में हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यह 5 वर्ष में तो प्रावधान है ही, इसके अलावा यदि राष्ट्रपति चाहें तो कभी भी इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जानकारी। कंपोजिशन यानी संयोजन, इसके क्या क्या इसमें संयोजन होता है, किस प्रकार के सदस्य होते हैं, किस प्रकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, उनकी यदि हम बात करें तो यह जो बॉडी है वह 5 सदस्यीय बॉडी है। 5 सदस्यीय बॉडी आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि सदस्यों की संख्या भी आमतौर पर पूछ ली जाती है। तो 5 सदस्यीय बॉडी में क्या क्या होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक चेयरमैन होता है और 4 सदस्य हुआ करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वोटिंग कराई जाती है तो 5 लोगों के बीच में कराई जाती है। 3 जो व्यक्ति होते हैं जहां पर सहमति हो जाती है, वहां पर हम देख सकते हैं कि उस चीज को पारित कर दिया जाता है। तो 5 सदस्यीय बॉडी होने के साथ साथ आपको यह जानकारी भी होना चाहिए कि इसमें चेयरमैन व सदस्यों की संख्या 4 होती है। इनकी नियुक्ति हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी 5 जो यहाँ पर मेंबर है, यानी एक अध्यक्ष, बाकी 4 सदस्य हैं, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के बाद पुनः भी नियुक्ति की जा सकती है। जिस प्रकार हमने यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में देखा कि उसकी नियुक्ति दोबारा नहीं की जा सकती, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है उसकी नियुक्ति बार बार की जा सकती है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी संविधान में इनकी योग्यताओं के बारे में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं दिया गया है। और आगे चलकर संविधान निर्माताओं द्वारा यह सोच लिया गया कि आगे चलकर यह जब बॉडी कार्य करेगी तो इसकी कार्य के अनुसार इसकी योग्यताएं डिफाइन कर दी जाएंगी, यानी संसद पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी। हम देख सकते हैं कि इनके लिए जन संबंधी जानकारी होनी चाहिए, यह भी इनकी योग्यता में शामिल होती है। यानी हम देख सकते हैं कि लोगों की
की जो सोच होती है, जिस प्रकार से जनमानस चल रहा है, जो कि देश के लोगों को यहाँ पर जो चुनाव हैं वो करवाने हैं, यानी चुनाव करवाने हैं या फाइनेंस से रिलेटिव जो भी योजनाएं हैं वह करवानी है। तो हम देख सकते हैं कि जब फाइनेंस की बात होती है तो लोगों का जो कर होता है उसका इस्तेमाल लोगों के लिए ही किया जाता है। जो कि हमारी संचित निधि में पैसा जमा होता है उसका जनता में वितरण करना होता है, यानी लोगों की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उनके बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। चेयरमैन या तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता रखता हो, यानी न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता से तात्पर्य है वह 10 वर्ष तक अपना यहाँ पर कार्य कर चुका हो या जस्टिस के पद पर रहा हो या किसी भी अधिराष्ट्र न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर हम देख सकते हैं कि उसने न्यायिक व्यवस्था में 10 वर्ष कार्य किया हो। तो चेयरमैन के पास इतनी सारी योग्यता होनी चाहिए, यानी बहुत ही होशियार व यूँ कहें शिक्षित पर्सन यानी लोग यहाँ पर जाते हैं। फाइनेंस कमीशन व फाइनेंस व अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए, यानी वित्त संबंधी जानकारी होनी चाहिए। वह किस प्रकार से गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं, किस प्रकार से संचित निधि कार्य करती है, किस प्रकार पैसों का वितरण किया जाता है केंद्र व राज्यों के बीच, इस प्रकार की जानकारी उसको पहले से ही होनी चाहिए, यानी उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। सरकार की वित्तीय मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से सरकारी वित्तीय मुद्दों पर कार्य करती है, किस प्रकार से अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए जो कि पैसा है वह आवंटित किया जाता है, किस प्रकार राज्यों को आवश्यकता होती है, किस प्रकार केंद्र में खर्चे की आवश्यकता होती है। सब जानकारियाँ उनके पास बेसिक तौर पर होनी चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटिव जानकारी भी इनके पास होनी चाहिए, यानी इकोनॉमी इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जहाँ फाइनेंस की बात होती है वहाँ वित्त से संबंधित जानकारी होती है, और इकोनॉमी एक प्रकार की पढ़ाई होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या लोगों को आवश्यकता है, किस प्रकार से आपका कर वसूला जाता है और किस प्रकार से आपको सुविधाएं लोगों को मुहैया करवानी है। तो इस प्रकार की जानकारी जो होनी चाहिए, जो इस प्रकार की पढ़ाई होती है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित भी इसके पास विशेष जानकारियाँ होनी चाहिए। तो यह डिफरेंस आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और आपको यह बात याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग के जो फंक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं, यह क्या क्या कार्य करते हैं। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो उसी प्रकार से आप फंक्शन से याद रखिए कि यह क्या क्या क्षमता रखता है, किस किस प्रकार के कार्य कर सकता है। तो इसका प्रमुख कार्य केंद्र व राज्यों के बीच क्या होता है, कर का वितरण होता है। यानी हम देख सकते हैं कि इसका बेसिक तौर पर हम कार्य समझे कि जैसे हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कहीं पर भी कॉल करना या मैसेज करने या किसी के साथ संपर्क साधना। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं इसका जो फंक्शन होता है, प्रमुख रूप से इसका एक ही फंक्शन यूज किया जाता है ताकि जो संचित निधि में पैसा जमा होता है, विभिन्न प्रकार के कर लगाकर जो सरकार बिजनेस करती है, जो व्यापार करती है, उस व्यापार के माध्यम से संचित निधि में यानी देश के खाते में जो पैसा जाता है उस पैसे का वितरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उस प्रकार की जानकारी यहाँ पर बात होती है। इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। यह संचित निधि से सहायता व अनुदान को आवंटित करने का कार्य करती है। यानी यहाँ पर हम अनुदान की बात करते हैं तो अनुदान एक प्रकार का क्या होता है, इसे अंग्रेजी भाषा में ग्रांट भी कहा जाता है। ग्रांट का मतलब होता है कि यदि आप किसी को सहायता प्रदान कर रहे हैं, मान लो आपने किसी को सहायता प्रदान की, यानी किसी व्यक्ति के लिए आपने 10,000 रुपये उधार दिए, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं कि उसकी यदि आपके साथ अच्छी मित्रता है तो आपको उस प्रकार से 10,000 रुपये दे सकते हैं कि उससे आप ब्याज नहीं लेंगे। और एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि कोई भी कमज़ोर व्यक्ति है और उसको आप 10,000 रुपये इस प्रकार से दे रहे हैं कि उसको आप वापस नहीं लेंगे, तो उसको ग्रांट भी कहा जाता है। तो अनुदान या ग्रांट का तात्पर्य आपने यहाँ पर समझा कि संचित निधि के अनुसार वहाँ पर कुछ ग्रांट भी होते हैं, इस प्रकार से सहायता दी जाती है जो कि उनको वापस नहीं करनी होती है। तो इस प्रकार ग्रांट भी आवंटित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें पंचायतों के लिए आर्थिक सहायता की, तो पंचायतों के लिए भी आर्थिक सहायता संचित निधि से उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो संचित निधि गवर्नमेंट की होती है, केंद्र सरकार की होती है, उस निधि से इनको पैसा नहीं दिया जाता। इनको जो पैसा दिया जाता है, जो पंचायतें एवं नगर पंचायत व पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, इनके लिए सहायता राज्यों के जो वित्त आयोग हुआ करते हैं उनसे इनको सहायता प्रदान की जाती है। यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका किसके विषय में आती हैं, वह राज्यों के विषय में आती हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनके लिए नोटिफिकेशन यानी इनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, यह बात कहाँ से की जाती है, वह फाइनेंस कमीशन से ही निकल कर आती है। वह सभी राज्यों को यह निर्देश देते हैं कि आप इस प्रकार के खर्चे अपने ग्राम पंचायत व नगर पालिका के लिए कर सकते हैं, आपको करना चाहिए।
यदि वित्त संबंधी अन्य किसी भी प्रकार का प्रावधान की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति उसे जोड़ सकते हैं। यानी भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आती है, किसी भी प्रकार के ऐसे मुद्दे आते हैं जिन पर पैसा खर्चा जाना चाहिए, तो उन मुद्दों को राष्ट्रपति द्वारा जोड़ा जा सकता है। यदि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी जिस प्रकार से हमने समझा कि जो राज्य की बात होती है तो राज्य के जो भी अधिकारी होते हैं, जैसे कि मान लो हमने स्टेट है पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की तो उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको दी थी, गवर्नर को दी थी। और हमने यूपीएससी के चेयरमैन की बात की थी तो वह अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो केंद्रीय बॉडी के तौर पर इसको यूज किया जाता है, तो हम देख सकते हैं यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तथा राष्ट्रपति अपनी जो रिपोर्ट होती है वह हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति होता है और साथ में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार यह राष्ट्रपति क्या करता है कि जो अपनी रिपोर्ट होती है वह संसद के दोनों सदन तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग गठन किया जाता है, लेकिन आपको बात याद रखनी है कि 5 वर्ष में तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन सरकार इस पर बाध्य नहीं होती कि इसको 5 वर्ष में गठन करना ही है। यदि यह ना चाहे तो नहीं भी कर सकते, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और यदि चाहे तो यह 3 वर्ष या 4 वर्ष में भी इसका गठन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं योजना आयोग के प्रभाव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय है, जो कि हमने 20 बार भी आपको यह जानकारी दे दी है कि जो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। और इस प्रकार से यह संवैधानिक निकाय है, ना तो हम देख सकते हैं यह संवैधानिक निकाय है और ना ही योजना आयोग की बात कर रहे हैं। तो योजना आयोग में आपको थोड़ी सी बात हम यहाँ पर देख रहे थे तो कि फाइनेंस कमीशन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो तो संवैधानिक निकाय है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग के बारे में आपको एक बात समझनी है कि योजना आयोग किस प्रकार से लाया गया। जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम देख सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तो हमारा शासन चलना ही था, लेकिन गवर्नमेंट अपने हित में कुछ निर्णय सुनाने के लिए इस प्रकार की बॉडी का गठन किया गया, जिसके बारे में और भी जानकारी स्लाइड में हम प्राप्त करेंगे। तो आपको इतने तौर पर यह समझना चाहिए, योजना आयोग जो है ना तो वह संवैधानिक निकाय है और ना ही वह गैर संवैधानिक निकाय है। यानी ना तो इसको कानून में लिखा गया था और ना ही इसे बाद में जोड़ा गया। यह क्यों नहीं जोड़ा गया, इसके पीछे सीधा सा मतलब है, यदि इसको संविधान में जोड़ दिया जाता तो दोनों सदनों से सहमति लेने की आवश्यकता पड़ती। चूँकि इसको जोड़ा नहीं गया, अतः इसको पावर्स दे दी गई। यानी आप देख सकते हैं कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति होता है, मान लो आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आप 5 लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई कार्य बिगड़ता है या आपसे कोई कार्य बनता है तो इसकी तारीफ होगी, और काम बिगड़ता है तो आपके तो ऊपर अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाएगी कि आपने इस प्रकार का कार्य क्यों किया है। तो हम देख सकते हैं कि यह एक बाहर की कोई भी व्यक्ति है, उससे यदि आप काम करवाते हैं और हम देख सकते हैं कि जैसे उससे कार्य किया जाता है तो इसकी जो योग्यता है, इसकी जो कार्य किया गया है, तो इसकी क्या हो गई, इसकी जो तारीफ वाले जो पॉइंट होंगे आप अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन अगर यह ऐसी बात होती कि इसके द्वारा कोई गलती कर दी जाती है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको गोल कर दिया जाएगा। इसकी आलोचना ये स्वयं ही करने लगेंगे कि उससे हमने यह कार्य करवाया था और यह कार्य उसके द्वारा गलत कर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें गवर्नमेंट के द्वारा भी की गई कि जो संविधान में लिखी हुई बातें थी, संविधान में लिखे हुए निकाय थे, उनसे कार्य ना करवाकर योजना आयोग का गठन कर दिया गया, उससे कार्य करवाने लगे। तो हम देख सकते हैं कि यदि यह जो योजना आयोग विफल होता तो उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाती, लेकिन इसका जो कार्य सही होता जो सरकार होती, वर्तमान सरकार, यह अपनी तारीफें बटोरने लगती थी। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए। कई बार वित्त आयोग से ज़्यादा योजना आयोग को शक्ति प्रदान की गई। यानी जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो निकाय हुआ करते थे, बॉडी हुआ करती थी, उनकी अपेक्षा किसके लिए योजना आयोग को ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो कि संवैधानिक निकाय हुआ करते थे, इनने बार बार प्रश्न उठाए कि इस प्रकार की शक्ति इनको क्यों दी जा रही है, जबकि यह गैर संवैधानिक है और इस संविधान ने इनको पावर्स भी नहीं दी हुई हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जहाँ पर सरकार होती है वहाँ सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। अनुच्छेद 375 के अंतर्गत सहायता व अनुदान के प्रावधान आते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कि वित्त आयोग के पास एक प्रकार का यह प्रावधान होता है कि वह किसी भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुदान या ग्रांट की बात करते हैं, जो कि सीधे तौर पर पैसा यहाँ पर आवंटित कर देते हैं। लेकिन हमने एक बात और समझी कि 275 के अंतर्गत इसकी जो बात की जाती है, अनुदान व सहायता की बात की जाती है, तो इस मुद्दे को भी किसके अंतर्गत ला दिया गया,
यह ला दिया गया योजना आयोग के अंतर्गत। इससे भी यह एक विवाद का कारण बना, चूँकि सहायता एवं अनुदान की जो पावर्स होनी चाहिए थी वह किसके पास, फाइनेंस कमीशन के पास होनी चाहिए थी, वह पावर्स भी किसको दे दी गई थी, योजना आयोग को दे दी गई थी। इन्हीं सब विवादों के चलते हम देख सकते हैं कि जब एनडीए की सरकार आई, हम देख सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा इन मुद्दों को बहुत ही गहनता से समझा गया था। और हम देख सकते हैं कि 2014 में जब भाजपा की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी निकल कर आते हैं, तो उनके द्वारा एक काम किया जाता है। सबसे पहला उनके द्वारा योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया जाता है और योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका अंत हो चुका था। और थोड़ी सी जो जानकारी है वित्त आयोग से संबंधित वह हम यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, यानी 15 वित्त आयोग ऐसे आ चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि 15वां जो वित्त आयोग है वह 2017 में गठित किया गया था, लेकिन हम देख सकते हैं कि 2017 में इसका गठन किया गया और इसे हम देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक कार्य करना था। तो हम देख सकते हैं 2020 से लेकर 25 तक कार्य करना था। तो इसके लिए रिकमेंडेशन कब आ चुकी थी, 2017 में आ चुकी थी। चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में जो इसका कार्य चल रहा है, इसके चेयरमैन नंद किशोर सिंह जी हैं। और आप देख सकते हैं कि आपको 1-2 चेयरमैन की जानकारी होनी चाहिए, यानी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो चेयरमैन हैं, 14-15 चेयरमैन आपके सामने आ चुके हैं। तो उन सब की जानकारी याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन जो आपके फाइनेंस कमीशन है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 14वें जो हमारे वो हुआ करते थे, वित्त आयोग हुआ करते थे, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि वाई वी रेड्डी यहाँ पर हुआ करते थे। तो वाई वी रेड्डी 14वें फाइनेंस कमीशन हुआ करते थे। इनको परिवर्तित करके चेयरमैन किसको बनाया गया, 15वें कमीशन का नंद किशोर सिंह को बनाया गया था। 13वें हम देख सकते हैं विजय केलकर हुआ करते थे। तो यह इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। प्रथम योजना आयोग की बात करें तो यह भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनके स्थापना के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो 1951 में जब इसको बनाया गया तो इसको 52 से लेकर 57 तक 5 वर्ष कार्य करना था और इसके चेयरमैन केसी नगोई को बनाया गया। तो आपको विशेष तौर पर इतनी हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। 14वें फाइनेंस कमीशन BY रेड्डी, 13वें कमीशन विजय केलकर हो गए और प्रथम जो फाइनेंस कमीशन हुए वह केसी नगोई हो गए और वर्तमान के नंद किशोर सिंह आपको याद ही होने चाहिए। 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को मिलने वाली जो हुआ करती थी, जो परसेंटेज मिला करता था, इनको हम देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर होते हैं राज्य हुआ करते हैं तो केंद्र द्वारा कुछ यहाँ पर जो काम करने हैं, जैसे कि राज्य को जो भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता था कि इनको 32% जो टैक्स हुआ करता था, वह कर हुआ करता था, वह दिया जाता था ताकि यह अपने राज्य में कल्याणकारी योजनाएं चला सके। तो हम देख सकते थे कि 14वें वित्त आयोग द्वारा इसको बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। यानी इस बात को आपको याद रखनी है। और इस समय पर जो चेयरमैन हुआ करते थे BY रेड्डी हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आपकी जानकारी संपन्न होती है। इस प्रकार से आपने बहुत सी जानकारी प्राप्त की। क्या होता है वित्त आयोग, योजना आयोग के बारे में आपने जानकारी, किस प्रकार के डिस्प्यूट इनके बीच में होते हैं वह भी यहाँ पर आपने समझने का प्रयास किया। और हम देख सकते हैं कि इसके कार्य को समझने का प्रयास किया। संयोजन यानी इसमें किस प्रकार से सदस्य व इसके चेयरमैन होते हैं, उनकी योग्यताओं को समझने का प्रयास किया। तो बहुत सी जानकारी आपने जुडिशियल बॉडी के तौर पर यह कार्य करती है। थोड़ी सी न्यायिक कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं और वित्त से रिलेटिव तो इसका मुख्य कार्य होता ही है। तो यह सब जानकारी आपने प्राप्त की। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें फाइनेंस कमीशन स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। और इसी प्रकार की जानकारी को यदि आप इस प्रकार के बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, जो इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पॉलिटी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपके भारत का संविधान है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों। और इसके अलावा यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो जानकारी होती है उसको नोट डाउन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और अच्छे से अपना अध्ययन कीजिए। तो पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।